Welcome to my YouTube channel, All Movie Explanation in Hindi। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसमें कुछ लोग एक ऐसी कंडीशन में फंस जाते हैं जहाँ पर इंसान खुद को बचाने के लिए एक दूसरे को खाने के लिए भी राजी हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं मूवी में आगे। मूवी की शुरुआत में ईवा एक अपार्टमेंट की खिड़की से बाहर देख रही थी जहाँ पर एक बड़ा धमाका हुआ था। यह धमाका न्यूक्लियर बॉम्ब का था जिसकी रेडिएशन धीरे धीरे बिल्डिंग की ओर आ रही थी। ईवा उस धमाके को देख ही रही थी कि तभी उसका बॉयफ्रेंड सैम उसे खींचकर रूम से बाहर ले जाता है और वे सीढ़ियों से नीचे उतर कर जा रहे थे जहाँ पर अपार्टमेंट के बाकी लोग भी उनके साथ में भाग रहे थे। धमाके की रेडिएशन धीरे धीरे उनकी बिल्डिंग के पास भी आ रही थी और इसीलिए सभी नीचे बेसमेंट में बने एक बंकर में जाने की कोशिश कर रहे थे। वे सभी लोग उस बंकर में घुस पाते उससे पहले ही बिल्डिंग के सुपरवाइजर मिकी बेसमेंट का गेट बंद कर रहा था, लेकिन जैसे तैसे फिर भी वे लोग उस बंकर में घुस जाते हैं और बेसमेंट पे अब टोटल 8 लोग थे। यहाँ पर मिकी सभी को ये बोलता है क्योंकि वो बिल्डिंग का सुपरवाइजर है तो सभी को उसकी बातें माननी होगी। वो बताता है कि वो बहुत सालों से इस बिल्डिंग के इस एरिया में रहा करता है और इसीलिए उन सभी को यहाँ पर उसी की बातें मानना होगी। वो ये भी कहता है कि कोई भी किसी भी तरह का दरवाजा या खिड़की नहीं खोलेगा क्योंकि उससे रेडिएशन अंदर आ जाएगी और इसीलिए सभी खिड़कियों दरवाजों को टेप से पैक कर दिया जाता है। यहाँ पर मार्लिन की छोटी बेटी वेंडी मिकी से कहती है कि वो यहाँ से जाना चाहती है, तो मिकी इस बेचारी बच्ची को ये धमका देता है कि अगर वो बाहर गई तो उसका चेहरा पिघल जाएगा और उसके बाल पूरी तरह से झड़ जाएंगे। फिर इधर एक आदमी डेल्विन मिकी से पूछता है कि उसका आगे का क्या प्लान है, जिस पर मिकी का कहना था कि वो तो सभी को बाहर जलता हुआ छोड़कर खुद अंदर रहने वाला था। डेल्विन के पास में रेडियो फोन था और वो हेल्प के लिए किसी को कांटेक्ट करता है, लेकिन उधर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। ईवा ये भी नोटिस करती है कि बेसमेंट में एक लॉक्ड रूम है और मिकी से उसके बारे में पूछती है। मिकी का कहना था कि ये उसका प्राइवेट रूम है और सभी उसके उस रूम से दूर रहे। अब फिर बहुत देर तक अंदर रहने के बाद में जॉश और उसके एक फ्रेंड बॉबी का सब्र टूट गया था और वो बाहर जाना चाहते थे, लेकिन मिकी एक कुल्हाड़ी लेकर आता है और उसे डराकर उन्हें बाहर जाने से रोकता है और वो बताता है कि उन्हें पता होना चाहिए कि जब अमेरिका ने जापान पर बॉम्ब गिराया था तो जापान के लोगों का क्या हाल हुआ था। वो कहता है कि जो लोग ब्लास्ट में मर गए थे वो बहुत ही किस्मत वाले थे और जो बचकर रेडिएशन की चपेट में आ गए थे उनका बहुत बुरा हाल हुआ था। उनके शरीर में कैंसर और कई बीमारियां हो गई थी। अब फिर जैसे तैसे कुछ दिन बीत जाते हैं और जोश पैक्ड बीन खाकर बोर हो गया था, जिस पर मिकी उसे याद दिलाता है कि उसी की बदौलत ये सब यहाँ पर कुछ खा पी रहे हैं। फिर सैम भी मिकी के इस बिहेवियर से बड़ा नाराज था। वो मिकी को उल्टा सीधा बोलता है और मिकी उसे एक पंच देकर चुपचाप करवा देता है। फिर ईवा और बाकी के लोग उसे चुप रहने को कहते हैं और फिर सडनली उन्हें ऊपर से कुछ आवाजें भी आती है। उन्हें लग रहा था कि शायद ऊपर कोई रेस्क्यू टीम आई है, लेकिन मिकी को कुछ अजीब लग रहा था। वो सभी को चुप रहकर लाइट्स को ऑफ करने को कहता है। फिर कुछ देर के बाद दरवाजे के उस पार वाले लोग उस दरवाजे को काट रहे थे। फिर गेट के पूरी तरह से कटने के बाद में कुछ सोल्जर्स गैस मास्क लगाकर अंदर आते हैं। उनमें से एक सोल्जर मर्लिन की छोटी बेटी वेंडी को पकड़कर आइसोलेशन बैग में डाल देता है और वो सभी उस बच्ची को ले जा रहे थे। जब मर्लिन उसे रोक रही थी तो वो उसे धक्का दे देते हैं और बॉबी उन्हें रोकने के लिए उन पर टेबल फेंकता है ताकि उससे उनका ध्यान भटके और वे सभी बाहर जा सके। लेकिन वो सोल्जर जोश के ब्रदर एड्रियन के शोल्डर पर अपने गन से गोली मार देता है, जिससे कि एड्रियन घायल हो गया था। सोल्जर फिर ये भी देखते हैं कि ईवा बाथरूम में छुप रही है और इतने में पीछे से डेल्विन उस सोल्जर को रॉड से मार देता है। इधर दूसरे रूम में मिकी सोल्जर को हैंडल करता है और उसे चाकू से कई बार स्टैब भी करता है। फिर वो उसी की गन से उसे शूट करके दूसरों की जान बचाने के लिए चला गया था। दूसरे सोल्जर दूसरे रूम में बाकी के लोगों को मारने गए थे, लेकिन पीछे से माइकी आके उनके कंधे पर लगे ऑक्सीजन टैंक को फोड़ देता है और फिर सभी घायल एड्रियन को लेकर आते हैं और ईवा एड्रियन की इंजरी का ट्रीटमेंट कर रही थी। डेल्विन जॉश को कहता है कि वो उसके भाई को कुछ नहीं होने देंगे क्योंकि गोली बस उसके मांस को छूकर निकली है। फिर सभी उन सोल्जर के सूट को उतार कर देखते हैं और उन्हें लगता है कि ये अरब कंट्रीज के लोग हैं जो कि इस न्यूक्लियर अटैक के पीछे हैं। डेल्विन जब उसका मास्क निकाल कर देखता है तो वो एशियन सोल्जर्स थे जो कि शायद नॉर्थ कोरिया के हो सकते थे। मर्लिन फिर दरवाजे पर लगी टेप्स को हटा रही थी ताकि वो बाहर निकलकर अपनी बेटी वेंडी को ढूंढ सके और उसे रोकने के लिए सभी आदमी उसे पकड़कर स्टोरेज रूम में डाल देते हैं क्योंकि अगर वो डोर खोलती तो रेडिएशन अंदर आ जाती। डेल्विन को रेडियो पर सोल्जर की आवाजें सुनाई दी थी और वो इंग्लिश लग रही थी और वो माइकी की जेब में एक हॉटडॉग का सॉसेज देखता है जो कि मिकी चोरी छुप कर खा रहा था
और मिकी जवाब में कहता है कि ये जगह उसकी है और जो चाहे यहाँ पर कर सकता है। इधर इवा मर्लिन के लिए खाना लेकर आती है, जो कि अपनी बेटी के गम में रो रही थी। फिर ग्रुप ये डिसाइड करता है कि वो सोल्जर के बायोसूट पहनकर बाहर जाएंगे और देखेंगे कि आखिर बाहर चल क्या रहा है। सभी डिसाइड करते हैं कि डेल्विन जाएगा, लेकिन मिकी का कहना था कि अगर डेल्विन वापस नहीं लौटा तो क्या होगा, और इसीलिए वे सभी जोश को भेजते हैं क्योंकि वो अपने भाई एड्रियन के लिए जरूर वापस आएगा। उसके जाते समय मर्लिन उसे वेंडी को वापस लाने की रिक्वेस्ट भी करती है। फिर जब बाहर का गेट खुलता है तो उनका पूरा एरिया प्लास्टिक से सील कर दिया गया था। जोश उस प्लास्टिक की टनल से एक लैब में पहुंचता है। उसने सोल्जर का सूट पहना हुआ था तो कोई भी उसे नहीं पहचानता। वो वहां पर कई सारे बच्चों को आइसोलेशन पॉट्स में देखता है और उनके सर के सारे बाल काट दिए गए थे और उन बच्चों की आंखों को टेप से बंद कर दिया गया था। जोश वेंडी को देखकर उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं जागती और दूसरे आदमी को पता लग गया था कि जोश असल में कोई और आदमी है। वो आदमी जोश की ऑक्सीजन ट्यूब को निकाल देता है, जिससे कि जोश को भागना पड़ता है। उसके पीछे 2 सोल्जर्स अभी भी आ रहे थे और इसीलिए वो उन्हें शूट कर देता है और वो फिर से बंकर की ओर भागता है, लेकिन भागते समय उसकी गन भारी छूट जाती है। वो वापस आकर सभी को बताता है कि बाहर एक लैब है जहाँ पर कोई भी बचे हुए लोग नहीं है और ना ही कोई उन्हें बचाने वाला है। वो मर्लिन को यह भी बताता है कि उसकी बेटी वेंडी अब नहीं रही, जिसके बाद में जल्दी ही ग्रुप को फिर से दरवाजे की आवाज आती है। लेकिन इस बार बाहर मौजूद लोग उस दरवाजे को खोल नहीं रहे थे, बल्कि उस दरवाजे की वेल्डिंग की जा रही थी ताकि कोई भी अंदर से बाहर नहीं जा सके। अब धीरे धीरे कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और जोश ये नोटिस करता है कि उसके शरीर में रेडिएशन की वजह से कमजोरी आ रही है और मरे हुए सोल्जर की बॉडीज अब सड़ रही थी, जिससे कि भयानक बदबू आने लगी थी। माइक का कहना था कि उन्हें सोल्जर्स की बॉडी को सड़ने नहीं देना चाहिए, बल्कि सड़ने से पहले ही उन्हें खा लेना चाहिए, क्योंकि जल्दी ही उनका खाने का सामान खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई भी उसकी बात से सहमत नहीं था और वो डिसाइड करते हैं कि सोल्जर्स की बॉडी को नीचे एक सेप्टिक टैंक में डाल देंगे। फिर बॉबी एक कुल्हाड़ी लेता है ताकि वो बॉडीज के टुकड़े टुकड़े कर सके और फिर वो बॉडीज को छोटे छोटे टुकड़े करके उसे प्लास्टिक बैग में बांधता है और मिकी उन्हें सेप्टिक टैंक में डाल रहा था। इधर हम देखते हैं कि जोश और एड्रियन बातें करते हैं, जहाँ पर जोश उसे बताता है कि वो बस उन दोनों को यहाँ से बाहर निकालने का रास्ता ढूंढने के लिए बाहर गया था। फिर बाकी का ग्रुप मिकी के रूम में घुस जाता है, जहाँ पर पेपर की कटिंग चिपकी हुई थी जिसमें अमेरिका में हुए आतंकी हमले की पिक्चर्स थी और मिकी की पिक्चर्स भी थी, जिससे पता लग रहा था कि वो एक फायर फाइटर था। तो सभी को अपने रूम में देखकर गुस्सा हो गया था। और दूसरी तरफ मर्लिन और बॉबी एक रूम में इंटीमेट हो रहे थे और मर्लिन को बॉबी के साथ देखकर उसे लग रहा था कि मर्लिन वेंडी के जाने से दुखी है और इसीलिए वो अपना दुख मिटाने के लिए ऐसा कर रही है। लेकिन मर्लिन इवा को भी कहती है कि वो सभी लोग मर जाएंगे और उससे पहले वो किसी के साथ में इंटीमेट हो जाए, और इस बात से इवा नाराज होकर रूम में चली जाती है। यहाँ पर अब उनका खाना धीरे धीरे खत्म हो रहा था और वो देखते हैं कि सिर्फ मिकी ही है जिसका वजन कम नहीं हुआ था। सभी को उस पर शक होता है कि वो कुछ न कुछ जरूर छुपा रहा है। जोश एड्रियन से दरवाजा खोल के बाहर जाने को कहता है, लेकिन दरवाजा तो बाहर से वेल्डिंग था। फिर एक दिन डेल्विन अपने पास से एक टीजर गन निकालता है और मिकी के रूम में जाने की कोशिश करता है और इवा उसे जाता हुआ देख लेती है। वो धीरे धीरे मिकी के पीछे जाता है और डेल्विन मिकी को एक सीक्रेट रूम से आता हुआ देख लेता है और वो टीजर गन की मदद से मिकी को वापस से सीक्रेट रूम में ले जाता है। उस रूम के अंदर अंधेरा था और इसका फायदा उठाकर मिकी एक राइफल से उसे शूट कर देता है। इवा देखकर वहां से भागती है और बाकी को इसके बारे में बताती है और उन्हें मिकी ये कहता है कि उसने बस अपना सेल्फ डिफेंस करने के लिए डेल्विन को मारा है। पूरे ग्रुप को मिकी पर विश्वास नहीं था और वो सभी मिकी को पकड़कर बांध देते हैं, लेकिन वो उस हिडन रूम का दरवाजा नहीं तोड़ पाते। जोश को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो इवा से राइफल मांगता है ताकि वो मिकी को मार सके, लेकिन इवा उस राइफल को सेप्टिक टैंक में फेंक देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई भी यहाँ पर आपस में खून खराबा करे। लेकिन बॉबी और जोश मिकी को बहुत पीटते हैं ताकि वो उस दरवाजे का लॉक का पासवर्ड उन्हें बता सके। फिर जोश मिकी की एक उंगली को काट देता है और बाकी के लोग इस खौफनाक नजारे को देख रहे थे। फिर जोश अब उसका अंगूठा काटने वाला था और डर के मारे मिकी उन्हें कॉम्बिनेशन बता देता है और जैसे ही वो सीक्रेट रूम का दरवाजा खुलता है तो अंदर बहुत सारा खाना और पानी था जो कि बंकर में बहुत टाइम से स्टोर किया हुआ था, जिससे कि सभी अपना पेट भरते हैं। जोश मर्लिन की इंसल्ट करते हुए कहता है कि उसे अपनी नाइटी के ऊपर कुछ डाल लेना चाहिए क्योंकि वो उसका खाना नहीं खा पा रहा है, और फिर सैम उसका जैकेट मर्लिन को दे देता है और जोश और बॉबी उसका मजाक उड़ाते हैं कि उससे
मर्लिन के साथ में इंटीमेट हो जाना चाहिए, क्योंकि जब से वो इस बंकर में है तब से सैम ने इवा के साथ में कुछ भी नहीं किया है। जिसके बाद में जॉश मर्लिन की और इंसल्ट करता है और फिर इवा इसीलिए उसका डिफेंस करती है, लेकिन मर्लिन को ये नहीं पसंद था और इवा वहां से निकलकर दरवाजे के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश करती है। फिर सैम उसके पीछे पीछे आता है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन इवा उससे दूर कर देती है। यहाँ पर काफी दिनों से बंद होने पर जॉश और बॉबी मर्लिन का फायदा उठाकर खुद को खुश कर रहे थे और एक दिन इवा खुद अपनी आंखों से उन्हें मर्लिन के साथ बदतमीजी करता हुआ देख लेती है। वो देखती है कि जॉश और बॉबी मर्लिन के गर्दन को बेल्ट से दबा रहे हैं। फिर एक दिन मर्लिन खुद इवा के सामने आकर रोती है और इवा उसे उनके साथ रहने के लिए कहती है, लेकिन जॉश और बॉबी जल्दी वहां पर आ जाते हैं और उसे पकड़कर ले जाते हैं। फिर एक दिन बॉबी इवा और सैम को मिका का ध्यान रखने को कहता है। फिर वे इवा को उसके रूम में भी बुलाते हैं। इवा वहां पर जाती है और जॉश उससे कहता है कि वो उसे खाना और पानी देंगे, लेकिन इवा को उसके बदले में कुछ और देना होगा। लेकिन ये बात जॉश के भाई एड्रियन को पसंद नहीं थी। इवा जब मिकी को खाना खिला रही थी तो मिकी उसे एक और गन के बारे में बताता है जो कि उसने रूम में छुपा कर रखी हुई थी। इवा सैम को गन लाने को कहती है, पर सैम को मिकी पर विश्वास नहीं था और सैम भी जॉश और बॉबी को ज्वाइन कर लेता है। इवा सैम से बातें करने के लिए उनके रूम में जाती है और जॉश उससे उनके साथ ट्रूथ और डेयर खेलने को बोलता है। इवा ट्रूथ चूज करती है और जॉश उससे क्वेश्चन करता है कि क्या वो सच में सैम से प्यार करती है, जिस पर इवा हाँ कहती है। फिर वो जॉश से पूछती है कि क्या उसे मिकी को टॉर्चर करने में मजा आया, जिस पर वो कहता है कि वो मिकी को टॉर्चर तो नहीं करना चाहता था, लेकिन ऐसा करना जरूरी था। फिर जॉश सैम को डेयर देता है कि वो डेल्विन की डेड बॉडी को टुकड़ा टुकड़ों में काटे और बॉबी सैम को कुल्हाड़ी पकड़ा देता है। फिर सैम बाथरूम में जाकर उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। फिर जॉश इवा से ऐसा करने को कहते हैं और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो दोनों मिलकर सैम का हाथ काट देंगे और इसीलिए इवा डेल्विन के टुकड़े टुकड़े कर देती है। जॉश की हालत धीरे धीरे और खराब हो रही थी और इसीलिए वो खुद के बाल शेव कर लेता है। वो बॉबी को भी गंजा कर देता है और कहता है कि दोनों अब भाई लग रहे हैं। यहाँ पर इवा जब मिकी से उस दूसरे गन के बारे में पूछती है तो बताता है कि वो गन एक रेड कॉफी के कैन में है। मिकी का ये भी कहना था कि इस बंकर से निकलने का एक और दूसरा रास्ता भी है जो कि उस सेप्टिक टैंक में था, लेकिन वहां से निकलने के लिए उसे ह्यूमन के वेस्ट मटेरियल से निकलना होगा। इवा फिर जॉश के रूम में जाती है जहां पर वो रेड कैन को देख लेती है, लेकिन जॉश और बॉबी दोनों इवा के साथ गंदी हरकतें करने लग गए थे। इवा उनसे दूर जाने की कोशिश करती है और देखती है कि दोनों ने मर्लिन को मार डाला है। फिर वो उस रूम से बाहर आकर एड्रियन को बताती है कि मर्लिन के साथ उसके भाई और बॉबी ने क्या किया। अब इवा के बाल भी धीरे धीरे झड़ रहे थे और रेडिएशन से उसकी भी हालत खराब हो रही थी। वो डिसाइड करती है कि लाइट्स ऑफ करके सैम को गन लेने भेजेगी। बॉबी लाइट्स चेक करने जाता है और सैम जॉश का ध्यान भटकाता है जिससे कि इवा उसके रूम में घुस जाए, जहाँ पर इवा जॉश को सेड्यूस करके दूसरे रूम में ले जाती है। इधर सैम ऐसे प्रिटेंड कर रहा था जैसे कि वो वॉशरूम जा रहा है और बॉबी को उस पर शक हो गया था, इसीलिए वो सीक्रेट रूम में घुस रहा था, लेकिन बॉबी ने उसका लॉक चेंज कर दिया था। सैम का कहना था कि उसे जोर से भूख लगी है, लेकिन बॉबी उसे पकड़कर उसके भी सर के आधे बाल काट देता है। इधर जॉश इवा के साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा था। इवा जब उसे रोकती है तो वो उसे जोर से पंच कर देता है। फिर इधर सैम कॉफी के बॉक्स तक पहुंच गया था और जब वो उसे उठा रहा था तो उससे गलती से वो गन जमीन पर गिर जाती है। बॉबी भी उस गन को देख लेता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन सैम उसके सर पर मार के वो गन उठा लेता है। इधर जॉश इवा को पीट रहा था और खुद को छुड़ाने के लिए इवा एक पेंसिल उठा लेती है और उसे जॉश के सिर में घुसा देती है। वो भागने की भी कोशिश करती है, लेकिन जॉश उसे पकड़ लेता है। वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन एड्रियन वहां पर आकर अपने भाई जॉश से इवा को छुड़वाता है, लेकिन जॉश एड्रियन को गिरा के फिर से इवा के पीछे चला गया था। दोनों फिर हॉल में आते हैं जहाँ पर सैम बॉबी को गन से शूट करने की धमकी दे रहा था और इवा सैम को गन एड्रियन को देने को कहती है। सैम बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो एड्रियन को ही शूट कर देता है। फिर बॉबी उससे गन छुड़ाता है और जॉश को बहुत पीटता है, जिसके बाद बॉबी गन को सैम के ऊपर पॉइंट करता है और फिर वो उसे जॉश की ओर एम कर देता है। बॉबी उसे मारता उससे पहले इवा टीन के कैन के ढक्कन से बॉबी का गला काट देती है। फिर जॉश इवा को गिरा के अपने मरते हुए भाई एड्रियन के पास आता है और इवा मौका देखकर गन उठाती है और वो मिकी को खोल देती है।
जोश उन्हें मारने के लिए आ रहा था, लेकिन मिकी उसके पेट में शूट कर देता है। फिर जोश एक लैंप लेके वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था और मिकी उससे पूछता है कि क्या उसने जो किया वो सही था, और गिल्ट के मारे जोश खुद को लैंप से आग लगा लेता है। मिकी और सैम आग बुझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर आग नहीं बुझी तो सभी के सभी अंदर ही जल के मर जाएंगे। और दोनों आग बुझा रहे थे और इतने में इवा मौका देखकर वहां से भागकर दूसरे रूम में आ जाती है और दरवाजा लॉक करके उन सोल्जर के बायोसूट पहन लेती है। मिकी और सैम दरवाजा खोलने के लिए कह रहे थे, लेकिन इवा ढेर सारा खाना और पानी लेकर एक फ्लेयर उस टैंक में डालती है। मिकी इवा से कह रहा था कि वो उन्हें मरता नहीं छोड़े, लेकिन इवा उसको और अपने बॉयफ्रेंड को इग्नोर करके उस टैंक में कूद जाती है, जिसमें पूरी बिल्डिंग के लोगों की गंदगी थी। और इधर मिकी हार मानकर जमीन पर बैठ जाता है और आग पूरे बंकर में फैल गई थी। और फिर मिकी अपने फैमिली की पिक्चर्स को देखकर स्माइल करता है। इवा जब बाहर आती है तो देखती है कि पूरा शहर बर्बाद हो गया है। वो जहाँ तक देखती है वहां तक तबाही मची हुई थी, ना कोई इंसान जिंदा था और ना ही कोई उन्हें बचाने आने वाला था। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड होती है। आई होप दोस्तों यू एंजॉयड द वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपको हॉरर स्टोरीज पसंद है तो वो मैंने अपलोड कर रखी है, तो आप जाके उन हॉरर स्टोरीज को भी देख सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।